वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है सिक्योरिटीज लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि सेबी क्या है, सेबी इस्टेब्लिश कैसे हुआ, सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेबी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेबी बना कैसे, सेबी के फंक्शंस क्या हैं एंड सेबी के पावर्स क्या हैं। आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे। मेनली ये चैप्टर का यही लॉजिक है। अब करना क्या है इस चैप्टर में ये समझो। पहले तो आप ये बात समझो, हमारे देश का जो कैपिटल मार्केट है इसको बहुत समय से रेगुलेट करने की एक आवश्यकता थी कि एक रेगुलेटर हो जो इस मार्केट को रेगुलेट करे। तो 1992 में सेबी को फॉर्म किया गया। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब जब इस सेबी को बनाया गया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को बनाया गया, तो इसको टास्क दिया गया कि हमारा जो कैपिटल मार्केट है उसको ये तीन काम करे। एक तो प्रोटेक्ट करें, ठीक है, किसको प्रोटेक्ट करें, वहाँ के इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करें। दूसरा मार्केट को प्रमोट करें, कौन से मार्केट को, कैपिटल मार्केट को। तीसरा यहाँ के लिए रेगुलेशन बनाए, रेगुलेट करें। तीन एम के साथ बेसिकली कैपिटल मार्केट में सेबी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखिए इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप पढ़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन अप्रैल 12 1992। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेबी एक्ट 1992। ठीक, ये पहली रेगुलेटरी बॉडी है जो 1991 के जो रिफॉर्म आया ना, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद इसको फॉर्म किया गया। तो इनिशियली तो इसके दो ही ऑब्जेक्टिव कहे गए सर। पहला क्या ऑब्जेक्टिव भाई, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा कैपिटल मार्केट को प्रमोट करना है। अब तीसरा, यहाँ से आप इसको तीसरा दे दीजिए, तीसरा सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना है। मतलब यहाँ जो भी एक्टिविटी होगी सेबी की नज़रों से बचकर नहीं जा सकती। ठीक है, अब चलिए चैप्टर को आगे पढ़ना शुरू करते हैं तो चीज़ें आपको और बेहतर समझ आएगी और आपको हर चीज़ एकदम क्लैरिटी से आनी भी चाहिए बेटा। तो अब बात को समझिए, जब सेबी बनाया गया तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम जैसे इन्वेस्टर्स जो शेयर बाजार से जुड़े हैं उनके हितों में या उनके इंटरेस्ट के लिए काम करता है सेबी, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी चीज़, ये जो कैपिटल मार्केट है जिसे आप सिक्योरिटीज भी मार्केट कहते हैं, उसके लिए प्रमोशनल मेजर्स लाता है, उनको डेवलप करने का काम करता है। तीसरा, इसने कैपिटल मार्केट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखे हैं। जैसे मान लो मैं एक ब्रोकर हूँ, बिना रजिस्ट्रेशन के मैं स्टॉक एक्सचेंज में काम नहीं कर सकता है, शेयर बाजार में काम नहीं कर सकता। तो ये रेगुलेशन सेबी ने ही तो बनाई है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इनका तीन ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ये प्रोटेक्शन देते हैं। अच्छा, किसको प्रोटेक्शन देते हैं? इन्वेस्टर को। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। दूसरा ये प्रमोशन करते हैं। किसका प्रमोशन करते हैं? स्टॉक मार्केट का। आप इसे कैपिटल मार्केट भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं क्या, बोलते ही हैं, कैपिटल मार्केट का। तीसरा ये रेगुलेशन करते हैं। किसका रेगुलेशन करते हैं? जो इंटरमीडियरीज जुड़े हुए हैं ना स्टॉक एक्सचेंज से, जैसे मर्चेंट बैंकर हो गया, या फिर अपना स्टॉक ब्रोकर हो गया, ये सब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। तो जब सेबी एक्ट बनाया गया बेटा, तो इसमें ना टोटल 10 चैप्टर रखे गए। आपको ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ध्यान रखना होगा। तो ये 10 चैप्टर कुछ इस प्रकार से हैं कि चैप्टर 1 जो है अलग अलग चीज़ों की डेफिनेशन बताता है। चैप्टर नंबर 2 बताता है सेबी कैसे इस्टेब्लिश हुआ। चैप्टर नंबर 3 ये बताता है कि पहले तो हमारे देश में जो लॉ था वो था कैपिटल कंट्रोल ऑफ इश्यूज एक्ट। ये हमारे देश में लॉ था। इसको रिप्लेस करके या इसको रिपील करके आया है सेबी एक्ट। तो पहले जितने एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती थी वो इस लॉ के अकॉर्डिंग होती थी। तो सेबी एक्ट 1992 आने के बाद ये ट्रांसफर हो गई, इसका प्रोविजन है। फिर चैप्टर नंबर 4 में सेबी के पावर एंड फंक्शन बताए गए। चैप्टर नंबर 5 में बताया गया कि रजिस्ट्रेशन सभी को कराना है, हर इंटरमीडियरी को जो स्टॉक एक्सचेंज में जुड़ा हुआ है। जब चैप्टर 5 ए जो होता है वो बताता है कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर किसी तरह की मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस होगी, मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस मतलब शेयर के प्राइसेस में उतार चढ़ाव, या इनसाइडर ट्रेडिंग होगी, या फिर शेयर्स को खरीदने की कोशिश होगी, शेयर्स को खरीदने की मतलब मैक्सिमम वोटिंग राइट पाने की कोशिश होगी, तो भाई सेबी में इसके लिए भी रेगुलेशन बनाया है।
देन सेबी का फाइनेंस कैसे चलेगा, उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी, उनके ऑडिट कैसे होंगे, इसके रूल चैप्टर नंबर 6 में है। चैप्टर नंबर 6 से पेनल्टीज को डिफाइन करता है कि भाई सेबी क्या क्या पेनल्टी लगा सकता है। चैप्टर नंबर 6 भी ये बताता है कि अगर आप सेबी के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो एक और बॉडी है जिसका नाम सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ये जस्ट सेबी के ऊपर आती है, आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं। और चैप्टर नंबर 7 जो है मिसलेनियस है। अब अगर आप देखेंगे तो बीच में 5 के साथ 5A आ गया, 6 के साथ 6A और 6B आ गया, टोटल करेंगे तो 10 चैप्टर है जो हमको पढ़ना है। ठीक, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है। सेबी को जब बनाया गया तो बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में बनाया गया है जिसका परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सीज है। सेबी अपने नाम से ही प्रॉपर्टी खरीद और बेच सकती है, चाहे मूवेबल हो इमूवेबल हो। अपने नाम से केस कर सकती है किसी के ऊपर, सेबी के ऊपर केस हो भी सकता है। सेबी का हेड ऑफिस जो है मुंबई में है और ये चाहे तो अदर प्लेसेस पे भी अपना बिजनेस सेट कर सकती है। जैसे पार्लियामेंट से सेबी को बनाया गया तो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के रूप में काम कर रही है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। इसका परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब अनलिमिटेड लाइफ है, इसमें मेंबर्स आते जाते रहेंगे, सेबी को फर्क नहीं पड़ेगा, सेबी की कॉमन सीज है। सेबी अपने नाम से प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है और सेल कर सकता है। सेबी अपने नाम से किसी पर केस कर सकता है, सेबी पर भी केस हो सकता है। सेबी का हेड ऑफिस मुंबई में और इसकी सारी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया फैल सकती हैं। ठीक है, सेबी को चलाया कैसे जाता है, सेबी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो बेटा सेबी में एक चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद डैट और भी कुछ लोग होते हैं, जैसे 2 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ये मेंबर्स कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिशियल्स है, ठीक है। उसके बाद एक मेंबर आरबीआई की तरफ से होते हैं और 5 मेंबर होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिनमें से 3 होल टाइम होना जरूरी है। तो कौन कौन हुआ, एक चेयरमैन हुए, ठीक है, प्लस कितने मेंबर हुए, 2 मेंबर हुए, ये किसकी तरफ से हुए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से हुए, ठीक है, प्लस एक मेंबर आरबीआई की तरफ से, प्लस 5 मेंबर, आउट ऑफ विच 3 शैल बी होल टाइम, जिनमें से 3 क्या होते हैं, होल टाइम। कौन अपॉइंट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मत भूलिएगा, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम में पूछ सकता है, अच्छे से करिए। ठीक, अब उसके बाद आती है सेबी के फंक्शंस एंड पावर्स किस में दिए हुए हैं, तो सेबी के फंक्शंस एंड पावर्स जो है वो चैप्टर नंबर 4 में दिए हुए हैं। सेबी के फंक्शन एंड पावर चैप्टर नंबर 4 में दिए हुए हैं, तो इस पर थोड़ा फोकस कर दिया जाए। क्या फंक्शंस एंड पावर है, तो अलग अलग हिस्सों में बटे, एक एक करके करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे जो सेक्शन 11 में यार ये जनरल फंक्शंस हैं, सेबी के जनरल फंक्शंस क्या हैं, तो इसमें से करीबन 7-8 आप याद करिए, जरूरी है। सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेसेस को रेगुलेट करना। दूसरा, जितने लोग स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े, जैसे स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर, ट्रस्टी, रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सबका रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, फॉरेन इन्वेस्टर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का रजिस्ट्रेशन करना। उसके बाद जितने म्यूचुअल फंड्स है, वेंचर कैपिटल फंड है, उनका रजिस्ट्रेशन करना। अब देखिए, पहला तो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कर रहा है, दूसरा किसके रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, तो ये रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है इंटरमीडियरीज की, इंटरमीडियरीज के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। तीसरे किसके रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, डिपॉजिटरीज के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद जितने म्यूचुअल फंड्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन की बात कहता है। इसके फंक्शंस में सबको इनके पास रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके जितनी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको प्रमोटर रेगुलेट करता है। सिक्योरिटी मार्केट में होने वाली फ्रॉड्यूलेंट और अनफेयर प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करता है। इन्वेस्टर एजुकेशन को प्रमोट करता है, इंटरमीडियरीज को ट्रेन करता है ताकि वो फेयर प्रैक्टिसेस करें। ठीक, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करता है। अगर एक एक्वायरर है, वो एक दूसरी कंपनी को जिसका नाम टारगेट कंपनी है उसको टेक ओवर करना चाहता है, तो सेबी की एसएएसटी रेगुलेशन अप्लाई होती है, याद रखना। सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड सब्सटेंशियल टेक ओवर रेगुलेशन अप्लाई होती है। उसके बाद सेबी के फंक्शंस में ये भी आता है कि वो इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, ऑडिट करा सकता है स्टॉक एक्सचेंजेस का, म्यूचुअल फंड का, या हर वो पर्सन जो शेयर बाजार के साथ जुड़ा हुआ है।
उसके बाद से भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड मंगा सकता है हर वो पर्सन से जो कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट से या फाइनेंशियल मैटर से जुड़ा हुआ है। एजेंसी से रिपोर्ट मंगा सकता है, ठीक है, और दूसरी अथॉरिटी से भी रिकॉर्ड्स मंगवा सकता है, ध्यान रखना, ठीक। देन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसको कोई पावर डेलीगेट करती है या सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से कुछ पावर है तो सेबी उसे परफॉर्म कर सकता है। अगर कोई फीस या चार्जेस लगानी है, जैसे रजिस्ट्रेशन कराओगे तो फीस लगेगी लगेगी, सेबी फीस स्पेसिफाई कर सकता है। ये स्टॉक मार्केट में रिसर्च का काम कर सकता है, ठीक है, ये आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, ये इसके मेन काम हो गए। ये जनरल फंक्शन से ध्यान रखिएगा, कौन से फंक्शन से हम ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ये जनरल फंक्शन है सेबी के, ठीक है। उसके बाद बारी आती है सेबी के पास जनरल पावर्स क्या हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द पावर्स ऑफ सेबी, तो पावर तो बहुत वाइड है इसकी, लेकिन अगर आप बोलोगे एक्चुअल पावर क्या है, जिसको वैसी ही पावर दी गई है जैसे एक सिविल कोर्ट को दी जाती है। कहने का मतलब ये होता है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्कवर करा सकता है, ये लोगों को अटेंडेंस में पेशी में बुला सकता है, ठीक है, ये रजिस्टर्स को इंस्पेक्ट करवा सकता है, डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई, जैसे यहाँ पे किसके इंस्पेक्शन की बात हो रही है, किसी पर्सन की बात हो रही है, और वैसे कोई अगर रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसके डॉक्यूमेंट, या कोई पब्लिक कंपनी है तो उसके डॉक्यूमेंट को भी इंस्पेक्ट करा सकता है, डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने कह सकता है, डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने कह सकता है। ये जो इसकी पावर होती है ये जनरल पावर आप बोल सकते हो, ये सेबी की जनरल पावर है, सिविल कोर्ट की तरह ही डॉक्यूमेंट मंगाना मंगवाना एग्जामिनेशन करना ये सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। फर्दर अगर कोई कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी बिठाता है सेबी, तो सेबी कुछ एक्शंस ले सकता है, सेबी कुछ एक्शंस ले सकता है, याद रखना। तो अगर आपकी कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी चली, आप इंटरमीडियरी हो, आपके खिलाफ इंक्वायरी चली, तो सेबी अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारे ऑर्डर्स पास कर सकता है। यहाँ हम लिख सकते हैं ऑर्डर्स ऑफ सेबी। सेबी क्या क्या ऑर्डर दे सकता है, सबसे पहले किसी भी सिक्योरिटी की ट्रेडिंग को सस्पेंड करवा सकता है, ठीक है, किसी पर्सन को रिस्ट्रेन कर सकता है कि वो सिक्योरिटीज मार्केट को एक्सेस ना करे, स्टॉक एक्सचेंज के किसी ऑफिसर को सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी रॉन्ग ट्रांजेक्शन से प्रोसीड या इनकम हुई है तो उसको रिटेन या अपने पास रख सकता है, ठीक है। किसी इंटरमीडियरी की या किसी कंपनी के या किसी पर्सन की बुक्स को 90 दिन तक, उसके बैंक अकाउंट को 90 दिन तक सीज कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे ऑर्डर्स है जो सेबी मेनली पास कर सकता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट ये भी बोल सकता है किसी इंटरमीडिएट या पर्सन को जो सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ा है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो लोग अपनी एसेट को एलियनेट नहीं करेंगे, एलियनेट मतलब ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये सारे जो ऑर्डर्स है वो सेबी दे सकता है। देखो स्टेप बाय स्टेप सीखो ना। जनरल फंक्शन हो गए, जनरल फंक्शन के जनरल पावर्स हो गई कि जो सिविल कोर्ट के पास पावर है वही सेबी के पास भी है। उसके बाद सेबी क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है आपने ये पढ़ दिया, ठीक। उसके बाद फिर अदर पावर्स उसकी क्या क्या आती है, तो जैसे सेक्शन 11A के इसकी क्या पावर है कि वो किसी भी कंपनी के ऊपर रेगुलेशन लगा सकता है, प्रोहिबिशन लगा सकता है, प्रोस्पेक्टस इशू करने को लेकर, ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करने को लेकर, या कोई भी ऐसे एडवर्टीजमेंट से जिससे जो वो कंपनी है पब्लिक को शेयर बेच के पैसा लाना चाह रही थी। तो अगर कभी भी सेबी को लगता है कि इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है तो रेगुलेशन बना सकती है, किन चीज़ों को लेकर, कैपिटल को इशू करने को लेकर, शेयर ट्रांसफ़र या सिक्योरिटी ट्रांसफ़र को लेकर, ठीक है। और उसके लिए भी रेगुलेशन बना सकती है कि कंपनी को कब कब क्या क्या डिस्क्लोजर देना है। फर्दर जनरल या स्पेशल ऑर्डर पास कर सकती है जिसके थ्रू एक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने से या ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करने से प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, या कंडीशन बता दी जाएगी कि किस तरह से प्रोस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट या एडवर्टीजमेंट इशू करना है। तो या तो प्रोहिबिट कर देगा, प्रोहिबिट नहीं करेगा तो डायरेक्शन दे देगा। चलिए बात रिपीट करते हैं। सेक्शन 11 ये बोलता है कि जैसे कंपनी कैपिटल इशू करने जा रही है ना, तो उसको लेकर सेबी रेगुलेशन या प्रोहिबिशन बना सकता है। तो जैसे रेगुलेशन बनाएगा ना तो रूल्स बता देगा कि कैसे शेयर इशू करोगे, कैसे सिक्योरिटी ट्रांसफर करोगे, अदर मैटर। और दूसरा ऑर्डर पास करके प्रोहिबिशन भी लगा सकते हैं कि अगर उसको लग रहा है कि इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपकी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू ना करे या डॉक्यूमेंट इशू ना करे, तो उसके लिए भी रूल बना सकता है। और सेबी की पावर में क्या आता है, जितनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। उनके लिए ये नियम बना सकता है कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम तभी काम कर पाएगी जब वो सेबी की कंडीशंस को फुलफिल कर रही होंगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए, भूलना मत, ठीक।
सेबी ये भी बोलता है कि अगर किसी भी स्कीम में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा लग रहा है तो वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मानी जाएगी और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की रेगुलेशन उस पर लगने लग जाएगी। देन सेबी की पावर में और क्या आता है, ये सब ना बेटा एडिशनल पावर्स हैं, सब करना है आपको। सेक्शन 11 भी ये बोलता है कि सेबी को अगर इंक्वायरी करने के बाद ये लग रहा है कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में ये बहुत ज़रूरी हो गया है या फिर कोई गलत काम हो रहा है इंटरमीडियरी द्वारा जिससे इन्वेस्टर का नुकसान हो सकता है, या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट सिक्योर करने के लिए सेबी डायरेक्शन दे सकता है किसी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को या कंपनी को कि सेबी के बताए डायरेक्शन के हिसाब से ही आपको काम करना होगा। चलिए फिर बोल रहा हूँ मैं, पावर टू इशू डायरेक्शन और डिवाइड पेनल्टी का प्रोविजन क्या बोलता है कि सेबी अगर इस बात से सेटिस्फाई है कि बहुत ज़रूरी हो गया इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या इंटरमीडियरी को गलत काम करने से रोकने के लिए या इंटरमीडियरी के मैनेजमेंट सिस्टम को प्रॉपर करने के लिए, तो सेबी समय समय पर डायरेक्शंस दे सकता है और यदि आपने डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया तो आप पर भारी पेनल्टी भी लग सकती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मत भूलना। ठीक है, सेबी के पास इन्वेस्टिगेशन की भी पावर है, तो इन्वेस्टिगेशन के कुछ ग्राउंड्स या रीजन होने चाहिए। तो अगर सेबी के पास इस बात का रीजनेबल ग्राउंड या रीजन है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो इन्वेस्टर्स के लिए डेट्रीमेंटल है, डेट्रीमेंटल मतलब होता है हार्मफुल है, हार्मफुल है, या कोई ऐसा इंटरमीडियरी या पर्सन है जो सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ा है जो एक्ट के प्रोविजन को तोड़ रहा है, तो सेबी इनके इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकती है। तो इस सिचुएशन में बेसिकली ये माना जाएगा कि जैसे सेबी ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया, तो जिस इंटरमीडियरी या जिस पर्सन, बच्चों जब जब आपको ये पर्सन वर्ड यूज होगा ना, तो पर्सन का मतलब कंपनी आएगा, याद रखना, ठीक है। या जिस कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुई है ना, उसको क्या करना होगा, मांगने पर ऑफिसर्स को अपनी सारी बुक्स, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स देने होंगे। देन ये जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, इसको ये भी बोला गया या पावर दे दी गई है कि जो चाहे वो जानकारी पर्सन या इंटरमीडियरी से ले सकते हैं। देखो ऊपर क्या दिया है कि कंपनी के ऑफिसर्स की, मैनेजर की, मैनेजिंग डायरेक्टर की ड्यूटी है वो सारे डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करे, अथॉरिटी मांगे तो दे। दूसरा, अथॉरिटी खुद भी सारे डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेट करके मंगवा सकती है, याद रखना। और इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी इन डॉक्यूमेंट्स को जो है उस कंपनी के 6 महीने तक अपनी कस्टडी में रख सकती है। ठीक है, वैसे किसी पर्सन से अगर पूछताछ करना हो तो ऑन ओथ जो होती है पूछताछ हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के सामने मान लो प्रेजेंट नहीं हो रहा है या कोई जानकारी नहीं दे रहा है या अपीयर नहीं हो पा रहा है या किसी पेपर पे साइन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे पर्सन को जो है 1 साल तक की सजा हो सकती है या फाइन लग सकता है जो बढ़ के 1 करोड़ हो सकता है या दोनों। ठीक है, ये पहले डिफॉल्ट में, फर्दर और आगे डिफॉल्ट करेगा तो अप टू 5 लाख रुपए पर डे तक का फाइन लग सकता है, याद रखना। तो देखो क्या है, बहुत आसान है। इन्वेस्टिगेशन की पावर में क्या क्या है, पहले तो रीज़न होना चाहिए कि भाई गड़बड़ है। दूसरा, ऑफिसर्स जब आएंगे तो कंपनी के लोग जो है वो पूरी जानकारी देंगे। अथॉरिटीज़ जो है वो बुक्स पेपर को इन्वेस्टिगेट करने के बाद 6 महीने अपनी कस्टडी में भी रख सकती हैं और किसी पर्सन से पूछताछ करना हो तो उनको बुलवा भी सकती है, और अगर वो नहीं आए तो आपने देखो पेनल्टी समझ लिए क्या है। फिर जितने नोट्स हैं उनका एग्जामिनेशन कर सकती है, जो जो पर्सन की राइटिंग है, जहाँ जहाँ उन्होंने साइन किया है, हर पेपर को क्या होता है वो अपने नोट में रख लेते हैं ताकि इसको एविडेंस के रूप में दिया जा सके। फर्दर, अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को कोई लगता है कि कंपनी जो है किसी बुक या रजिस्टर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो वो मजिस्ट्रेट के पास क्या कर सकती हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकती है कि हमें इन बुक को सीज करना है। सीज माने जब्त करना है। ठीक है, और इसके लिए जो ऑथराइज अथॉरिटी ऑफिसर से पुलिस वालों की भी मदद ले सकते हैं। मजिस्ट्रेट खुद अलाउ कर देगा कि आप पुलिस वालों की मदद ले लीजिए। तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर में क्या क्या बातें कही जा सकती है कि आप प्रीमाइसिस में एंटर करिए, प्लेस को सर्च करिए, जो जो बुक्स या रजिस्टर है उसको आप सीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इन्वेस्टिगेशन की पूरा प्रोसीजर याद रखेंगे, कंसेप्ट याद रखेंगे। देन सेबी के पावर होती है सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर की। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने सेबी के लॉ को वायलेट किया है या कोई रूल एंड रेगुलेशन को तोड़ा है, तो सेबी उसके सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर ला सकती है। सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर का मतलब होता है आगे से वो कोई ट्रेडिंग नहीं करेगा, शेयर मार्केट में एंटर नहीं करेगा, याद रखना। तो सेबी तब तक ये ऑर्डर पास नहीं करेगी, ठीक है, जब तक सेबी के कोई रीजनेबल ग्राउंड ना हो या गड़बड़ ना लगे उसको, तब तक ये नहीं करेगी। ठीक है, ये सीज एंड डेसिस्ट एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। फिर से बोल रहा हूँ, सीज एंड डेसिस्ट मतलब तो ट्रेडिंग करने से रुकवा देना। सेबी के पावर है कि ऐसा करवा सकती है। तो ये पूरा चैप्टर 4 हो गया, पावर एंड फंक्शन आपको समझ आया होगा।
अब उसके बाद आता है चैप्टर 5 जो अलग अलग इंटरमीडियरीज के रजिस्ट्रेशन की बात करता है। तो इंटरमीडियरीज जैसे लिस्ट हम पढ़ देते, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर, ट्रस्टी, रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कस्टोडियन। इनको अगर शेयर बाजार में काम करना है तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो देना ही होगा, जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और भी अदर इंटरमीडियरीज होती है, बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के ये काम नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका कौन सा, चैप्टर नंबर 5। फिर आता है चैप्टर नंबर 5A जो बोलता है कि सेबी के ऐसी पावर है कि वो हर तरह की मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस को रोक सकता है। तो इसमें ये कहना है कि कोई भी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है इशू से रिलेटेड या शेयर से रिलेटेड कोई भी मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस नहीं करेगा, ठीक है, या फिर सिक्योरिटी से मामले में किसी तरह का डीफ्रॉड या धोखाधड़ी नहीं करेगा, ऐसा कोई बिजनेस प्रैक्टिस नहीं करेगा जिससे इशू से आए हुए पैसे का कोई गलत इस्तेमाल किया जाए, इनसाइडर ट्रेडिंग की एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व होगा, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन को वो पब्लिक करने की कोशिश नहीं करेगा और गलत तरीके से दूसरी कंपनी में कंट्रोल एक्वायर करने की कोशिश नहीं करेगा। ये सब प्रिवेंशन है, IMP है, एकदम अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। आज आप इतना पढ़ो, आपके लिए काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बता